शिवशरनाथ, सर्वांना नमस्ते. शिवशरनाथ प्रतिष्ठानची स्थापना झाल्यानंतर गेल्या नोव्हेंबरमध्ये आज आपण बरेचसे व्याख्यान आपण आजपर्यंत आयोजित करत आलो. वेगवेगळ्या विषयांवरती आपण व्याख्यानं आयोजित केली. त्याच्यामध्ये सर्वात महत्वाचा विषय होता तो फायनान्स. दीपक कोष्टी सरांचा फायनान्स वरती आपलं व्याख्यान झालं होतं. त्यानंतर महादेव नावकर सरांची व्याख्यानं झाली होती अध्यात्मावरती. तर बरेच विषय आपण कव्हर करत आलो होतो. त्यानंतर आजचा जो विषय आहे डॉक्टर सेल मार्फत आपण व्याख्यानं घेत आलोय आतापर्यंत. 2 व्याख्यानं झाले, तिसरं व्याख्यान आता 26 तारखेला आहे. तर आजचा जो विषय आहे तो कुरियन शेट्टी वस्त्रोद्योग विकास संघटना, जी अनंत बुटे सरांच्या प्रेरणेनं किंवा त्यांच्या विचारानं सुरुवात झाली. त्यानंतर आमची एक मीटिंग झाली होती. आनंद बुटे सर होते, प्रभाकर भट सरांचं, डॉक्टर प्रभाकर भट सरांच्या सोबत पुण्यामध्ये आमची एक मीटिंग झाली होती. तर भट सरांच्या नॉलेजचा आवाका खूपच मोठा आहे आणि तो अभ्यास आपल्या समाज बांधवांपर्यंत पोहोचावा अशी एक इच्छा होती. त्यातून जर काही समाजात मार्फत एखादं वस्त्रोद्योग चालू करता आला तर तसाही प्रयत्न आपण करणार आहोत येत्या कालावधीमध्ये. तर त्या संदर्भात आजचं जे व्याख्यान आहे किंवा आजचं जे काही मार्गदर्शन करण्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित आहेत प्रभाकर भट सर, त्यांचं या ठिकाणी स्वागत करतो पहिल्यांदा. त्यानंतर आजचा जो व्याख्यानाचा विषय आहे ते वस्त्रोद्योगातील जे काही आधुनिक तंत्रज्ञान आणि संधी याबद्दल सर आपल्याला अधिक माहिती देतील. तर आजच्या व्याख्यानाची ओळख आणि प्रस्तावना करण्यासाठी मी वस्त्रोद्योग विकास संघटनेचे श्री आनंद बुटे सरांना विनंती करतो की त्यांनी आजच्या ह्या कार्यक्रमाची व्याख्यानाची प्रस्तावना आणि व्याख्यानांची ओळख करून द्यावी. सर्वांना शिवशरनाथ, सर्व समाज बांधव आणि भगिनींना नमस्कार. आपली शिवशरनाथ प्रतिष्ठान संघटनेची जी स्थापना ज्या उद्दिष्टानं झाली आहे, ज्या याच्यातून समाजाचा आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक उन्नती होईल, ह्यासाठी प्रयत्नशील आहे शिवशरनाथ संघटना. शिवशरनाथ संघटनाने बरेचसे सेल आणि संघटना तयार केलेल्या आहेत. या संघटनेबरोबरच कुरियन शेट्टी वस्त्रोद्योग विकास संघटनेची स्थापना केली, जे आपण जनरल बॉडी मीटिंग जी झाली होती पंढरपूरला 22 सप्टेंबरला, त्याच्यामध्ये नामोल्लेख केला होता. आणि त्या अनुषंगाने आपले कुष्टी समाज बांधव इचलकरंजी वगैरे भागात पारंपरिक व्यवसाय करतायत, जसे की सायझिंग, यंत्रमाग, वार्पिंग. पण या व्यतिरिक्त नवीन आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित सहकारी तत्वावर आपल्या समाजातल्याच मालक, चालक या पद्धतीनं आणि उत्पादक या पद्धतीनं संस्था सुरू करण्याचा मानस आहे, जेणेकरून आपल्या शिवशरनाथ संघटनेची जी काही स्थापना झालेली आहे त्याचं उद्दिष्ट सफल होईल. ह्याच्यासाठी आपल्याकडं टेक्सटाईल क्षेत्रामधले अनुभवी तज्ज्ञ प्राध्यापक डॉक्टर प्रभाकर भट उपस्थित आहेत. त्यांचा थोडक्यात परिचय करून देतो. डॉक्टर भट सरांनी MTech हे बेंगलोर युनिव्हर्सिटीमधून केलंय. डॉक्टरेट ही पदवी IIT दिल्लीमधून मिळवलेली आहे. त्यांचा जो प्रबंध दाखल केला होता IIT दिल्लीमध्ये, औद्योगिक प्रासंगिकता, ह्या प्रबंधाला फाउंडेशन फॉर इनोव्हेशन अँड टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर यांनी पुरस्कृत केलेला आहे. सरांनी वस्त्रोद्योगामध्ये जवळपास 40 वर्ष शैक्षणिक आणि संशोधनामध्ये दिले असून त्यांचे मजबूत आणि कणखर प्रशासनामुळं महाराष्ट्रातील इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये प्राचार्य आणि सुरत येथील मॅनमेड टेक्सटाईल रिसर्च इन्स्टिट्यूट याच्यामध्ये तज्ज्ञ संचालक म्हणून त्यांनी काम केलंय आणि त्या संस्थेने त्याचा फायदा झालेला आहे. भट सरांनी आतापर्यंत 3 पेटंट यशस्वीरित्या दाखल केलेले आहेत आणि अजून 3 प्रोडक्ट पेटंट दाखल करण्यासाठी तयार आहेत. भट सरांनी आतापर्यंत 15 ते 20 प्रोजेक्ट यशस्वीरित्या पूर्ण केले असून विविध देशामध्ये ते तांत्रिक सल्लागार म्हणून काम करत आहेत, वस्त्र सल्लागार म्हणून. आणि भट सर वस्त्रोद्योगामध्ये योग्य प्रकारे गुंतवणूक कुठे व कशी प्रकारात करावी याचं योग्य ते मार्गदर्शन देते. सध्या ते पृथ्वी टेक्सटेक सोल्युशन पुणे या संस्थेचे संस्थापक संचालक आहेत. ओव्हर टू भट सर. सर, आपण व्याख्यानाची सुरुवात करावी. सर. सगळ्या कोष्टी बांधवांना नमस्कार. टेक्सटाईल माझं इंट्रोडक्शन ते करून दिलेलं आहे बुटे सरांनी. आणि
मी इचलकरंजी भागात 15 वर्ष DKT काम केल्यामुळे मला त्या भागाचा परिचय आहे. इचलकरंजी यंत्रमागणी, सायझिंग, वार्पिंग, पिनिंग त्या ऍक्टिव्हिटीजच्या बद्दल. अँड नंतर मी भारताच्या वेगवेगळ्या ठिकाणी काम केल्यामुळे प्लस इचलकरंजीमध्ये असताना मी टेक्निक कन्सल्टन्सी चालू केलं होतं. थोडीफार बिझनेस पण केला टेक्निकल टेक्सटाईलची. आणि त्यानंतर नोकरीच्या सोबत मी कन्सल्टन्सी करत आहोत. अँड सो माय टोटल 20 इयर्सचा कन्सल्टन्सीचा एक्सपिरियन्स आहे. अँड आज माझं प्रेझेंटेशनचं मी आता चालू करतो. अँड तुमचं सिस्टम मला माहीत नाही. मध्ये कोणी क्वेश्चन विचारत असेल काय हरकत नाही, विचारू शकतो किंवा माझं प्रेझेंटेशन संपल्यानंतर केले तर फार उत्तम, कारण काय इंटरप्शन येत नाही. हो सर, ओके, नंतरच होईल सगळी Yeah. क्वेश्चन आन्सर जे आहे ते आपण शेवटी घेतो. Yeah. कोणालाही ते काय शंका असेल तर नोट करून ठेवू दे आणि नंतर आपण डिस्कस करू. माझं मराठी शुद्ध नसल्यामुळे मी हिंदीमध्ये करतो, माफ करा. इंग्लिश मला म्हटलं होते हिंदी मोर कन्व्हिनियंट म्हणून. अँड वी शॅल स्टार्ट. चालेल सर, हिंदीमध्ये करा, काय प्रॉब्लेम. Yeah. सो द टाइटल मला जो दिले होते, टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स एंड अपॉर्चुनिटीज इन टेक्निकल टेक्सटाइल्स. ये विषय के बारे में मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ. मेरा परिचय ऑलरेडी करके दे चुके हैं, इसकी वजह से इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ. लेकिन नीचे जो फिगर दिखाए हैं वो टेक्निकल टेक्सटाइल का अलग अलग सेक्टर का है. टोटली 12 सेक्टर में टेक्निकल टेक्सटाइल डिवाइड है. मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा. तो शुरू कर, मेरे जानकारी के हिसाब से आप लोग पूरा टेक्सटाइल में हजारों साल से जुड़े हुए कम्युनिटी हैं. कारणांतर आप लोग इसे छोड़ के अलग अलग क्षेत्र में जा चुके हैं. एंड आज भी इस टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत ही अच्छा स्कोप है, क्योंकि देश का कोने कोने में टेक्सटाइल पसारा हुआ है. पहले एक कॉन्सेंट्रेटेड एक अलग अलग जगह पे रहता था, जैसे पैठणी बोलते हैं, या आजकल सोलापुर है, मालेगांव है, भिवंडी है, ऐसा अलग अलग सेंटर में डिस्ट्रीब्यूट था, या अभी भी है. इसे हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाके हम जो पूरा महाराष्ट्र में है तो पूरा राज्य में, या देश में है तो पूरा देश में अलग अलग कोने में टेक्सटाइल पसारा हुआ है. हाउएवर, जो कम्युनिटी टेक्सटाइल के साथ सालों सालों से जुड़ा हुआ है, या जनरेशन आफ्टर जनरेशन जुड़ा हुआ है, वो उनके भी अंदर बोलते हैं ना, ब्लड में, खून में टेक्सटाइल ही जोड़ा हुआ है. तो इसलिए उनको अगर हम वापस टेक्सटाइल में लेके आने के अगर बात होता है, तो पहले हम समझ के लेते हैं कि इंडिया का टेक्सटाइल का सद्य का परिस्थिति क्या, पोजीशन क्या है. तो टेक्सटाइल का अगर हम देखते हैं तो $165 बिलियन का टोटल टेक्सटाइल का उद्योग है. उसमें से दैट इज 2.3% ऑफ द कंट्री GDP और 13% ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. मैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में बहुत ज्यादा जोर नहीं देता हूँ. थोड़ा सा एक शुरुआत करते वक्त टेक्सटाइल के बारे में लोग को एक थोड़ा सा जानकारी सद्य क्या है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ. टेक्सटाइल टोटल एक्सपोर्ट जो हो रहा है उसमें से 12% टेक्सटाइल है. या ग्लोबल पूरा दुनिया में जो भी टेक्सटाइल का और अपैरल का ट्रेड बिजनेस होता है उसमें से 4% इंडिया का है. इसके अंदर 4 मिलियन डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, मतलब 45 लाख पीपल डायरेक्टली जुड़े हुए हैं. एंड 23% ऑफ द कॉटन प्रोडक्शन दुनिया में जो होता है वो इंडिया में है. सेकंड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है. थर्ड लार्जेस्ट टेक्सटाइल एंड अपैरल एक्सपोर्टर है. मतलब इस साल, मतलब 2023 में 22 में $40 बिलियन का इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ है. तो गारमेंट एक्सपोर्ट में हम 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल है. वैसे कहानी आगे जाते हैं, मैं बहुत वो सब कुछ नहीं पढ़ता हूँ. लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो 14 अलग अलग सेक्टर को जो आइडेंटिफाई किया है कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के हिसाब से, उसमें से टेक्सटाइल एक है.
इसलिए पीएलआई स्कीम भी टेक्सटाइल के अंदर गवर्नमेंट ने फर्स्ट राउंड ऑफ पीएलआई स्कीम जो है उसमें टेक्सटाइल को भी इंक्लूड किया गया था। और टारगेट है 2030 तक, अभी जो अराउंड $165 बिलियन है उससे $350 बिलियन को लेके जाना है। तो मतलब मोर देन डबल होने वाला है अगले आने वाले 6 साल में, ये टारगेट है। और इस दिशा में गवर्नमेंट काम भी चालू कर चुका है। मोदी गवर्नमेंट आने के बाद, थर्ड टर्म आने के बाद पहले 100 डेज में जो भी काम शुरुआत किया है उसमें से टेक्सटाइल को $350 बिलियन की दिशा में लेके जाने के लिए जो स्टेप्स लेना चाहिए वो चालू कर चुका है। सो बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है टेक्सटाइल में। जस्ट मैं अभी जो रिसेंट जो चेंजेस आ रहे हैं वे टेक्सटाइल में इतना इम्पोर्टेंस क्यों हो रहे हैं उसके बारे में एक अगर झलक देखना चाहते हैं तो पहले चाइना +1 ऐसा स्कीम के अंदर इंडिया में टेक्सटाइल के लिए बढ़ावा आ गया, क्योंकि लोग चाइना जाना कम करना चाहते थे। चाइना में के साथ उनका काफी लोग के साथ प्रॉब्लम हो गया, स्पेशली आफ्टर कोरोना। और साथ साथ बांग्लादेश बड़ा एक्सपोर्टर है, थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है गारमेंट का, उनका भी साथ भी अभी बांग्लादेश में डिस्टर्बेंस होने के बाद सब लोग शिफ्ट हो रहे हैं। और इंडिया का मेन एडवांटेज रहा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इसकी वजह से सब इंडिया की तरफ देख रहे हैं। तो जो कम्युनिटी टेक्सटाइल का शुरुआत जनरेशन से टेक्सटाइल का काम करते थे उन लोग छोड़ चुके थे, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वापस आ जाए, लेकिन विथ मॉडर्न टच। तो क्यों वापस टेक्सटाइल में आना है? ट्रेडिशनल नॉलेज आपके साथ है, जिसके साथ जनरेशन से टेक्सटाइल का उद्योग का क्षमता आ चुका है, भले आज उसमें है या नहीं है, उन लोग तुरंत वो लाइन को पिकअप कर सकते हैं। क्योंकि जो पीढ़ी से पीढ़ी के बाद पीढ़ी जो इसमें काम किया हुआ जो स्किलनेस डेवलप हो चुका है, वो स्किलनेस के लिए बहुत अच्छा उनका अंदर जो है वो बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा टेक्सटाइल में वापस आने के लिए। और साथ साथ आजकल का यंगस्टर्स दे वांट टू कम बैक टू रूट, जो उनका जो रूट था टेक्सटाइल, तो अपने रूट के साथ जुड़ने में उनको अच्छा लगता है। इसलिए भी एक मैं कहता हूँ कि टेक्सटाइल का प्रपोज कर क्यों रूट को आना है उसके हिसाब से वो भी एक अच्छा पॉइंट है। नाउ टाइटल में का जो प्रेजेंटेशन है वो लेटेस्ट ट्रेंड्स इन टेक्सटाइल एंड अपॉर्चुनिटी इन टेक्निकल टेक्सटाइल। भले वो टाइटल हो या अपना उद्देश्य हो, लेकिन जब बिजनेस का पॉइंट आता है, बिजनेस का जो भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं, सिर्फ दुनिया में सब लोग एक दिशा में जा रहे हैं हम भी वो करने आए ऐसे हिसाब से हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए मैं 4-5 पॉइंट जो कंसिडर कर रहा हूँ, मेरा जो प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया हूँ उसके बेस क्या है। एक है बैकग्राउंड ऑफ द ग्रुप, आप लोग बेसिकली ट्रेडिशनल टेक्सटाइल बिजनेस वाले हैं जो टेक्सटाइल में आज है उन लोग। और दूसरा हमें देखना पड़ता है कि एक ग्रुप में मार्केटिंग पोटेंशियल क्या है, मार्केट उनका बैकग्राउंड क्या है। तीसरा है इन्वेस्टमेंट साइज, कितने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसके हिसाब से प्रोजेक्ट का भी सिलेक्शन होता है। और साथ में कॉम्पैटिबिलिटी टू द ग्रुप स्ट्रक्चर, इसके मतलब आप टेक्सटाइल के लिए जो भी प्लानिंग किए हैं एक अलग ग्रुप भी बना चुके हैं। एक ग्रुप का पूरा डिटेल मेरे पास नहीं है, फिर भी मैं जो महसूस कर रहा हूँ उस हिसाब से मैं वो भी एक फैक्टर कंसिडर किया हूँ प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते वक्त। एंड फाइनली हाई एम्फेसिस ऑन डिमांड्स इन द मार्केट। आज क्योंकि बहुत बार मैं कंसल्टेंसी में तो 20-25 साल से जब कर रहा हूँ तो नेचुरल लोग का क्वेश्चन रहता है, सर अगर बनाना बड़ी बात नहीं है, किधर बेचना है, डिमांड किधर है, बायर कौन है, मार्केट डायनेमिक्स क्या है, ये सब चीजें पॉइंट्स आते हैं। ये सब कंसिडर करके मैं कुछ प्रोजेक्ट आप लोग के लिए सेलेक्ट किया हूँ। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बहुत हाईटेक प्रोजेक्ट आपके लिए सेलेक्ट नहीं किया हूँ। अगर आप चाहते हैं तो मेरे पास है, मैं बाद में वो जो हाईटेक प्रोजेक्ट है वो भी मैं लिस्ट दिखाने वाला हूँ, चाहे तो वो भी हम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में मैं जो सेलेक्ट किया हूँ, एक है गारमेंट यूनिट फॉर स्कूल एंड इंडस्ट्रियल यूनिफॉर्म। स्कूल एंड सर इंडस्ट्रियल, एकच सेकंद सर, थोडं इंटरप्ट करतो.
आपका प्रेजेंटेशन स्टार्ट है क्या सर? हाँ चालू है मेरे इसमें, बाकी लोग में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। वन मिनट, सॉरी। Yes. मैं थोड़ा सा मैं भी मिस्टेक थोड़ा कर, कंफ्यूज हो गया अभी व्हेन यू ना 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 स्टार्टेड टू। नहीं, मैं अपलोड, सॉरी, मैं आप इसका अपलोड नहीं किया था, मेरा मिस्टेक हो गया। यस तो मैं प्रेजेंटेशन चालू करके दिया तो मैं इसकी तरफ नहीं देखा था। यस सर, नो प्रॉब्लम। हम्म, अ, अभी है। यस विजिबल सर। हाँ सॉरी। यस ओके। हाँ एनीवे, एक्चुअल प्रेजेंटेशन टॉपिक का इधर से ही चालू होता है, यस एटलीस्ट या आप याद किया, अच्छा हुआ। आओ नाउ, मैं सेलेक्ट किया हूँ 5 प्रोजेक्ट्स इसमें, और शुरुआत उसमें से 3 ब्लू कलर में किया हूँ, उसके बारे में आज थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। पहला है इंडस्ट्रियल एंड स्कूल यूनिफॉर्म, सेकंड रिसाइकल ऑफ टेक्सटाइल वेस्ट, थर्ड सप्लाई ऑफ पॉलिएस्टर वेस्ट फाइबर। ये क्यों सेलेक्ट किया हूँ, मैं जब प्रेजेंटेशन उसका जब चालू करता हूँ तो उस टाइम पे ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। एंड सॉरी, अगर आपका ग्रुप में कोई यंगस्टर्स को कुछ स्टार्टअप का अगर इंटरेस्ट है तो स्टार्टअप के लिए अलग प्रोजेक्ट्स है, वो भी मैं अपने कोई इंडिविजुअल लेवल पे डिस्कस करना है तो कर सकते हैं बाद में। नाउ कमिंग टू द स्कूल यूनिफॉर्म एंड इंडस्ट्रियल यूनिफॉर्म, व्हाई आर स्कूल एंड इंडस्ट्रियल यूनिफॉर्म? फैब्रिक साइज सप्लाई, इंडस्ट्रियल यूनिफॉर्म जो है ये बहुत बड़ा बिजनेस है, उसका साइज कितना है मैं बाद में आपको दिखाऊंगा। लेकिन इस फील्ड में ऑर्गेनाइज सेक्टर कंपनीज अगर देखते हैं, कपड़े सप्लाई करने वाले मफतलाल या एस्कुमार जैसे बड़े कंपनियां हैं, लेकिन गारमेंट या यूनिफॉर्म बनाने वाले बहुत कम है। स्कूल यूनिफॉर्म की बात कर रहा हूँ। अगर इंडस्ट्रियल यूनिफॉर्म देखते हैं तो 4-5 कंपनियां हैं, अरविंद मिल से पकड़ के 4-5 कंपनियां हैं जो इंडस्ट्रियल यूनिफॉर्म का करते हैं, लेकिन उन लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्टिव गारमेंट करते हैं, रेगुलर यूनिफॉर्म नहीं करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ दी जो बिजनेस अभी टेक्सटाइल यूनिफॉर्म का चल रहा है तो लोकल ट्रेडर्स एंड टेलर्स के मार्फत हो रहा है। सो ऑर्गेनाइज सेक्टर इस फील्ड में नहीं है। सो इसलिए हमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है इंडस्ट्रियल यूनिफॉर्म का बिजनेस के लिए, इसलिए मैं ये सेलेक्ट किया हूँ। और साथ में ये जो है प्रोडक्ट यूनिफॉर्म, इट इज फ्री फ्रॉम स्टाइल, और or in other words we can say same design same pattern runs year after year, that is the greatest advantage। बाकी सब इसमें काफी फास्ट चेंजेस होते रहते हैं, इस फील्ड में नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं पहले भी बता चुका था कि मार्केटिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन एनी न्यू बिजनेस। तो उसमें ये प्रोडक्ट जो है दैट इज द इजीएस्ट प्रोडक्ट फॉर मार्केटिंग, दो इट इज कम्बरसम टू एग्जीक्यूट। मतलब यूनिफॉर्म दिखता है सिंपल, लेकिन करके उसमें सक्सेस पाना थोड़ा कठिन है, ऐसा नहीं बोलता हूँ, लेकिन काम ज्यादा है, कम्बरसम। आई डोंट नो उसका इक्विवेलेंट हिंदी और मराठी शब्द, बट डेफिनेटली इट्स अ कम्बरसम वन टू एग्जीक्यूट। पोटेंशियल क्या है यूनिफॉर्म में? इंडिया का यूनिफॉर्म मार्केट इज वेल अबव 80,000 करोड़। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा बिजनेस है ये। इसमें से 11 करोड़ इंडस्ट्री में इंडिविजुअल्स यूनिफॉर्म पहनने वाले हैं। मतलब इंडस्ट्री में नॉट जस्ट लेबर, लेबर टू ऑफिसर तक सबका अगर गिनती लिया, 11 करोड़ लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं इंडस्ट्री में। इसका ग्रोथ रेट 12 से 25% तक है डिपेंडिंग ऑन द सेक्टर। तो इसलिए अगर आप थोड़ा सा ये इंडस्ट्रियल यूनिफॉर्म का अगर हिसाब देखते हैं, 1200 रुपये पेयर के हिसाब से भी, मतलब पेयर मतलब पैंट एंड शर्ट, इसके हिसाब से अगर थोड़ा सा सस्ता ग्रेड का लिया हूँ लेबर के हिसाब से, अगर ये क्वालिटी लेते हैं तो भी इंडस्ट्रियल यूनिफॉर्म का मार्केट साइज है कि 26,000 करोड़। क्योंकि इंडस्ट्रियल इसमें रिटेल, फूड, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, माइनिंग, इवन आजकल आप जो मॉल में जाते हैं तो हर स्टोर में लोग यूनिफॉर्म पहने हुए रहते हैं। और PB ब्रांड इज द product used in the
कॉर्पोरेट एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में। अगर हम स्कूल यूनिफॉर्म के बारे में बात करते हैं तो ऑल ओवर इंडिया में 25 करोड़ स्टूडेंट्स है। इसमें से महाराष्ट्र में 2.26 करोड़ स्टूडेंट्स हैं जो एनरोल थे 21-22 में। अगर 1,000 रुपए भी अगर हम एक पेयर के हिसाब से अगर कंसिडर करते हैं, क्योंकि हम 1,000 इसलिए लिया हूँ, सिर्फ छोटे बच्चे का नहीं, कॉलेज का जाने वाले स्टूडेंट का तक यूनिफॉर्म का हम अगर हिसाब लेते हैं तो 1,000 रुपए एवरेज किया। उस हिसाब से भी देख के कि 4,500 करोड़ का मार्केट है सिर्फ पूरा महाराष्ट्र का। और सॉरी, एक कॉलेज जो लिया है, कॉलेज मतलब एक ग्रेजुएशन और इंजीनियरिंग मेडिकल ये सब करने वाले का अलग लिया है, वो 45 लाख है। और उनका अगर भी 1000 के हिसाब से भी लिया तो 916 करोड़। इन टोटल महाराष्ट्र का यूनिफॉर्म का बिजनेस 5,000 करोड़ से ज्यादा है। इतना बड़ा मार्केट है। एंड ये पूरा 5,000 करोड़ का बिजनेस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में चल रहा है। जो छोटे टेलर रहते हैं, 10 मशीन 15 मशीन वाले टेलर, उन लोग ये बिजनेस को संभाल रहे हैं और ट्रेडर्स इसको और लिंकिंग करके दे रहे हैं स्कूल के साथ। और अपैरल एक्सपो, हाँ, मैं ये एक कल का पेपर में था तो इसका इकरा का एक रिपोर्ट 2025 में अपैरल एक्सपोर्ट 9 to 11% ग्रो होने वाले हैं। ये दिखाने का और एक कारण क्या है, मोस्ट ऑफ द गारमेंट इंडस्ट्री आज जो चल रही हैं उनको एक्सपोर्ट का, डोमेस्टिक मार्केट का अच्छा ऑर्डर आ रहे हैं। आज अगर तो आप देखने गए, किसी को ऑर्डर देने गए तो मैं और गारमेंट का ऑर्डर लेने के लिए लोग कोई तैयार नहीं है, वैसा सिचुएशन है। तो उस तो अगर ये और अच्छा ग्रोथ हो जाता है तो फिर यूनिफॉर्म सेक्टर को एड्रेस करने वाले ज्यादा कोई नहीं मिलेंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, आपको इस फील्ड में कंपटीशन पे बहुत कम रहने वाला है। अगर एक प्रोजेक्ट को हम 100 मशीन का प्रोजेक्ट डालते हैं, नेचुरली प्रोजेक्ट का मतलब इन्वेस्टमेंट ये सब चीजें में थोड़ा आपको नेचुरली इंटरेस्ट रहेगा प्रोजेक्ट डिसाइड करने के बारे में। करते वक्त ये जानकारी आपको होना चाहिए, उस हिसाब से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ लैंड अगर 100 स्क्वायर फुट के हिसाब से लिया तो अराउंड 25 लाख मोटे मोटे लैंड का रिक्वायरमेंट है। बिल्डिंग का अराउंड 165 लाख में दिखा रहा हूँ, क्योंकि अराउंड 10 से 11,000 स्क्वायर फुट का जगह लगेगा। मशीन का 110 लाख, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 3.5 करोड़ और वर्किंग कैपिटल 1.5 करोड़ लगेगा। लेकिन वर्किंग कैपिटल में एक एडवांटेज रहेगा कि स्कूल यूनिफॉर्म में मोस्ट ऑफ द केसेस में 40 to 50% पैसे एडवांस में लेते हैं वो स्कूल का यूनिफॉर्म बुक करते वक्त ही। इसकी वजह से वर्किंग कैपिटल में आपको उधर सपोर्ट मिल जाएगा एडवांस पैसे में, पेमेंट में। प्रॉफिट पर पेयर आपको मैं डिटेल कभी भी शेयर कर सकता हूँ, बट इट इज नॉट लेस देन 300 रुपीज पर पेयर। मतलब प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही अच्छा है स्कूल यूनिफॉर्म में। सो पेबैक पीरियड आपका 1 साल 1.5 साल के अंदर ही हो जाएगा। इवन अगर आप 150 वर्किंग डेज पूरा, और इन अदर वर्ड्स वेरी फर्स्ट और सेकंड ईयर में पूरा मार्केट आप कैप्चर नहीं कर पाए पूरा आपका 100 मशीन यूटिलाइजेशन के हिसाब से, तो भी आपको टर्नओवर 2-3 करोड़ के ऊपर आराम से कर सकते हैं और 2 साल के अंदर आपका पेबैक पीरियड हो जाएगा। अगर दूसरा एक ऑप्शन मैं इधर दिखा रहा हूँ कि सर एक सेकंद थोडासा इंटरप्ट करतो। हाँ, प्रेझेंटेशन सर दिसत नाहीये, क्या हुआ? थोडं फिर से चेक कीजिए सर। क्या हो गया? एक बार प्रेजेंटेशन ऑफ करके ऑन कीजिए। ओके, प्रेजेंटेशन ऑन, स्क्रीन शेयरिंग ऑन करके ऑफ कीजिए, ऑफ करके ऑन कीजिए स्क्रीन शेयरिंग। ठीक है, वो भी करता हूँ। हाँ। क्या है, हम इसमें स्क्रीन शेयरिंग जो है ना आपका, हाँ, वो मैं ऑफ आ कर रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। अभी स्टार्ट कीजिए स्क्रीन शेयरिंग।
मैं एक्चुअली मोबाइल की तरफ देखा नहीं था कि शेयरिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है बोल के। नहीं, मोबाइल, हाँ, अभी यहाँ से दिखता है, यस। है ना? हाँ। जस्ट 1 मिनट। या मैं सब कोई मिस नहीं किया? ठीक है। यस, हाँ हाँ, अगर अगर आगे भी ऐसा कुछ हुआ तो याद कर दे मेरा। यस, यस, वी यस। कैन इंटरप्ट। हाँ। हाँ, रिगार्डिंग टाइमलाइन, अगर आप खुद का 100 मशीन का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करके अगर जाते हैं तो 1.5 years का मैं टाइमलाइन लिया हूँ। इसको और भी कम कर सकते हैं। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ फास्ट यू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग। जमीन कितना जल्दी हो जाता है, कंपनी फॉर्मेशन कितना जल्दी होता है, उसके ऊपर। हाउएवर, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो नॉर्मली यूनिफॉर्म का बिजनेस का चालू होता है जनवरी के बाद। तो उसके वो उस वैसा सिचुएशन में आप शुरुआत में 50 मशीन से भी चालू कर सकते हैं, रेंटेड बिल्डिंग लेके। जब रेंटेड बिल्डिंग लेते हैं के चालू करते हैं तो 6 महीने के अंदर भी अगर फास्ट काम किया तो चालू हो सकता है। सो चैलेंजेस क्या है? क्वालिटी, परफेक्ट फिटिंग एंड टाइमली डिलीवरी एक इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं ये स्कूल यूनिफॉर्म बिजनेस में। क्योंकि बहुत बार प्रॉब्लम होती, मैं इसलिए कम्बरसम बोल रहा था कि अपना फिटिंग ठीक नहीं हुआ, एक को टाइट हो गया, एक को लूज हो गया, ऐसा बहुत सारे इश्यूज आते हैं। या मेजरमेंट लिया हुआ रहता है एक का और उसका फिट स्टिचिंग हो जाते हैं दूसरे का फिटिंग के हिसाब से। ये सब प्रॉब्लम्स रहते हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट इश्यू है, चैलेंज है। दूसरा है डिमांड फॉर कस्टमाइजेशन। एक एक स्कूल वाले एक एक टाइप का पैटर्न देते हैं, अपना स्कूल का एक स्पेशलिटी उनको रखना रहता है। ये सब चक्कर में हमें छोटे छोटे ब्लॉक में हमें ये कस्टमाइजेशन करना पड़ता है। अदरवाइज बाद में लोगो है, लोगो डिजाइन, ये सब कलर, ये सब चीज उतना सीरियस इश्यू नहीं है। या कभी कभी चेक्स वगैरह जो आ गए हैं तो ईयर आफ्टर ईयर सेम कलर कॉम्बिनेशन का चेक्स वगैरह का कपड़ा सप्लाई मिलना तो भी एक चैलेंज है। स्मॉल लॉट्स एट कॉस्ट इफेक्टिव सप्लाई एंड दिस इज द फाइनल टारगेट होना चाहिए। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। एंड इसमें मेरा सर्विस रहेगा कि एंड टू एंड टेक्निकल सपोर्ट, मशीन सिलेक्शन में, वर्किंग आउट द सप्लाई चेन, मार्केटिंग प्लान एंड गाइडेंस। टोटल मेरे पास एक स्कूल यूनिफॉर्म के बारे में सारा जानकारी अवेलेबल है। और मैं आपको कंप्लीट हैंड होल्डिंग दे सकता हूँ, इवन अप टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब का शुरुआत करके ऑर्डर लेके आने में गाइडेंस, एग्जीक्यूट करने में गाइडेंस, इन ऑल रेस्पेक्ट मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ। और मेरे हिसाब से इस ग्रुप के लिए स्कूल यूनिफॉर्म इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट। इसलिए है, एक है कुछ लोग का वीविंग होगा, थोड़ा वीविंग के साथ लिंकअप हो सकता है। आपका कम्युनिटी का स्कूल्स हो सकते हैं, आपका कम्युनिटी का स्कूल का ऑर्डर आपको आसानी से मिल सकता है। या आपका कम्युनिटी का कुछ पॉलिटिकल लिंक्स है तो उनका हो सकता है। और अनदर एडवांटेज इज आपको मार्केटिंग इसलिए इजी है कि आप डायरेक्टली एक स्कूल का मैनेजमेंट के साथ बात करके ऑर्डर्स लेते हैं। सो एक बार अगर उनको आप सेटिस्फैक्टरी सर्विस दिया, ईयर आफ्टर ईयर आपको वही ऑर्डर मिलते रहता है। सो इसकी वजह, अगर इसकी वजह से ये बिजनेस में मार्केटिंग करना आसान है। एंड दूसरा, गारमेंट में मेजर प्रॉब्लम है अवेलेबिलिटी ऑफ द वीवर। और स्कूल यूनिफॉर्म के केस में आप अगर थोड़ा सा सेल्फ हेल्प ग्रुप के पैटर्न में अगर जाते हैं, या आपका कम्युनिटी अलग अलग जगह पे स्प्रेड है, या आप गांव बाग में भी थोड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, इंट्रोड्यूस बिजनेस लेके जाना चाहते हैं, तो स्मॉल क्लस्टर्स में भी आप 20-25 मशीन का क्लस्टर्स भी अलग अलग बना के वो क्लस्टर के थ्रू भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो स्कूल यूनिफॉर्म का केस में स्टिचिंग का क्वालिटी एकदम सुपीरियर जैसा उतना हाई इम्पोर्टेंस नहीं है। सो इसकी वजह से स्मॉल क्लस्टर में भी आप ये ऑर्डर्स देके एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी है। तो सो आपका ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ लिंकिंग भी रहेगा, और आपका कम्युनिटी का पोटेंशियल किधर किधर है वो आप यूज भी कर सकते हैं। सो प्लस मार्केटिंग आसानी होने की वजह, प्लस विद इन द महाराष्ट्र आप रख सकते हैं, इसकी वजह से एग्जीक्यूट करना भी आसानी है। नॉर्मली स्कूल यूनिफॉर्म का बिजनेस 6 to 7 months इन ईयर रहते हैं। और अगर आपको सॉरी रिमेनिंग 4-5 months जो रहते हैं,
उस वक्त आप इंडस्ट्रियल यूनिफॉर्म या दूसरे गारमेंट का भी बिजनेस फोकस कर सकते हैं। मेरा तो सजेशन रहेगा कि रिमेनिंग पीरियड के लिए आप इंडस्ट्रियल यूनिफॉर्म के ऊपर फोकस करें, सो दैट आपका टोटली यूनिफॉर्म रिलेटेड बिजनेस होता है। एक बार अगर ये चालू कर दिया तो अगर आप इसमें और आगे अच्छा करना चाहते हैं, मतलब हाई एंड में जाना चाहते हैं, कॉर्पोरेट यूनिफॉर्म इज ए वेरी गुड बिजनेस एंड इसमें काफी अच्छा पोटेंशियल भी है। मैं उसमें उस अगर कॉर्पोरेट यूनिफॉर्म में जाते हैं तो कुछ स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स क्या कर सकते हैं, वो भी आइडिया मेरे पास है। वो सब चीजें हम इंक्लूड करके इसको फॉरवर्ड इंटीग्रेट कर सकते हैं। नाउ सेकंड प्रपोजल में मैं टेक्सटाइल वेस्ट रिसाइकलिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। ये सस्टेनेबिलिटी के अंदर है। आजकल सब लोग सस्टेनेबिलिटी के बारे में बहुत फोकस कर रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी इन टेक्सटाइल ये बजवर्ड है एंड ग्लोबल ब्रांड्स भी चाहते हैं कि सस्टेनेबिलिटी का प्रोडक्ट उनको चाहिए। आजकल जारा, H&M या ऐसा गैप, ऐसा कोई बड़े बड़े मल्टीनेशनल ब्रांड्स अगर देखते हैं तो उन लोग करना चालू कर चुके हैं कि 20 to 30% ऑफ देयर प्रोडक्ट इज फ्रॉम रिसाइकल्ड प्रोडक्ट मटेरियल। सो रिसेंटली तो जारा ने $600 million फंडिंग कर चुके हैं फॉर डेवलपिंग द प्रॉपर रिसाइकल्ड टेक्सटाइल प्रोडक्ट, क्योंकि by 2050 they want to achieve 50% material a recycled one। तो इसमें भी मैं काफी अच्छा काम कर रहा हूँ। दूसरा भी एक तो प्रोजेक्ट मेरा प्रपोजल स्टेज में है, लेकिन दे आर रिलेटेड टू पॉलिएस्टर रिसाइकल, नॉट दी टोटल वेस्ट रिसाइकल। इस रिसाइकल का प्रोजेक्ट मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, इसके बारे में अगर आप कुछ पॉइंट्स अगर देखना है तो टेक्सटाइल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटिंग सोर्सेस इन द ग्लोबल पॉल्यूशन। जो समुद्र में डीप सी पॉल्यूशन बोलते हैं, जो समुद्र में पॉल्यूशन है उसमें से 35% माइक्रो फाइबर है। उतना हाई क्वांटिटी में टेक्सटाइल का पॉल्यूशन एटमॉस्फेयर में हो रहा है। ओ दैट्स ओनली फाइबर के अलावा डाइस एंड बाकी सब चीजें अलग। तो वो सारा स्टेटिस्टिक्स में इधर नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन इसलिए टेक्सटाइल रिसाइकलिंग इज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। सो क्योंकि डिस्पोजल इज एन इश्यू, लैंडफिल में चला जाता है, होल वर्ल्ड वांट्स रिसाइकल एंड इट इज रिसाइकलिंग के बारे में अभी जस्ट शुरुआत हो रहा है। सो अगर कोई इस फील्ड में अभी एंटर होते हैं तो उनको आगे बहुत अच्छा पोटेंशियल है। एंड इसमें वेस्ट कौन सा है, जो मिल में आता है वो वेस्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। गारमेंट वेस्ट, फैब्रिक वेस्ट, यार्न एंड क्लॉथ वेस्ट, एंड वो भी अगर शुरुआत करते हैं तो प्री कंज्यूमर वेस्ट से चालू कर सकते हैं, लेकिन जब से ज्यादा डिमांड है तो पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट मतलब यूज्ड गारमेंट एंड क्लॉथ। सो इसमें ये वेस्ट को हम फाइबर में कन्वर्ट करते हैं। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो वेस्ट फाइबर हमें मिलता है इसका कॉस्ट बहुत कम रहता है। इसकी वजह से ये आगे प्रोसेसिंग करके वैल्यू एडिशन में बहुत अच्छा पोटेंशियल है। तो इसका हम थोड़ा आगे डिटेल में देखते हैं। इट्स ए बिजनेस ऑफ वेस्ट टू वेल्थ। तो वेस्ट टू वेल्थ कैसे है ये देखें। ये ऐसा जरूरत क्यों पड़ रही है, आप देख सकते हैं कि ईयर 2000 में 58 मिलियन टन टेक्सटाइल का प्रोडक्शन होता था वर्ल्ड पे। तो 2020 तक ये ऑलमोस्ट डबल हो गया और 3 गुना बढ़ रही है बाय 2030। मतलब 30 साल में 3 गुना टेक्सटाइल का कंजम्पशन बढ़ रही है। तो लेकिन ये इसमें से सिर्फ 1% रिसाइकल होता है और बाकी सब लैंड फिलिंग में जाता है। तो इसकी वजह से हमें तो फैशन बढ़ाते चले गए, लेकिन मदर अर्थ क्राइड बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। तो इसको करना क्या है, ये प्रोडक्ट साइकिल में आप फाइनली जो भी रॉ मटेरियल से चालू होकर मैन्युफैक्चरिंग, यूसेज सब कुछ बनने के बाद लास्ट में जो लैंडफिल में जाता है, ये लैंडफिल का
हमें अवॉइड करना है, इसके हमें वापस लेके रीमैन्युफैक्चरिंग करना है। ये रीमैन्युफैक्चरिंग के बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि a garment is tossed just after 7 to 10 times of use. यूरोप एंड डेवलप्ड कंट्रीज में इतना फास्ट चेंज कर रहे हैं, क्योंकि अपना अभी तक अपना फोकस किधर था? फैशन का, मोर एंड मोर कंजम्पशन सो दैट मोर एंड मोर बिजनेस। लेकिन अभी धीरे धीरे क्या होने वाला है? मोर लॉन्गर टाइम यूसेज, रीयूज, रेड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, ट्रिपल आर बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट अभी मार्केट में आ रहा है। सो इसकी वजह से हमें वेस्ट रिसाइकल के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये सिर्फ फर्दर जो कुछ पॉइंट्स है रिगार्डिंग द पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन में कितना है, देन CO2 पोल्यूशन में कितना है। एक टी शर्ट इससे बोलते हैं कि 2700 लीटर्स पानी लगता है कि एक टी शर्ट बनाने में, सिर्फ मतलब राइट फ्रॉम कॉटन कल्टीवेशन स्टेज से पकड़ के। सो वैसे टेक्सटाइल का पोल्यूशन के में टेक्सटाइल का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। सो ओनली 1% ऑफ द क्लॉथ इज रिसाइकल इनटू न्यू क्लॉथिंग, whereas remaining 8% is converted into some other products. So global level पे 92 मिलियन टन्स पर ईयर मिलता है, whereas इंडिया में 11 लाख करोड़ पर ईयर टेक्सटाइल का कंजम्पशन है। उसमें से 7 लाख करोड़ एज ऑन डेट, अगर आपको रिसाइकल के बारे में करना चाहते हैं तो इतना मटेरियल अवेलेबल है। मतलब रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी इज इन अबंडेंट क्वांटिटी। डोमेस्टिक वेस्ट अवेलेबिलिटी इज 4.7 मिलियन टन्स पर ईयर। इतना लार्ज क्वांटिटी में पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट जो बोलते हैं, मतलब यूज किया हुआ गारमेंट, क्लॉथ, ये सब कुछ है। इसे हमें लैंडफिल में ऐसा डंप करने के बदले, क्योंकि ये डंप का हैंडल करना भी म्युनिसिपल वेस्ट में बहुत तकलीफ हो रही है, सो इसकी वजह से हमें इसको रिसाइकल करना है। तो रिसाइकल करना है तो कैसे है? वेस्ट कलेक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट इश्यू। ऑफ कोर्स वेस्ट कलेक्शन के लिए NGOs हैं, देयर आर मेनी डीलर्स आल्सो, वेस्ट कलेक्शन डीलर्स हैं, उनके थ्रू हम कलेक्शन कर सकते हैं। इट इज नॉट ए बिग इश्यू। बाद में कलेक्शन करने के बाद इसको कलेक्शन के लिए कुछ डीलर्स के साथ टाइप कर सकते हैं, अपना खुद का कुछ या कुछ NGOs को पकड़ के हम इसका प्रमोट कर सकते हैं। दिस सिस्टम इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बट वी नीड टू फर्दर एक्सपैंड इट। एंड ये जस्ट 2 days बैक टाइम्स ऑफ इंडिया में ये आर्टिकल आया, नहीं जस्ट यस्टरडे। टेक्सटाइल कमिटी ने में एक पायलट प्रोजेक्ट बॉम्बे में चालू कर रहा है, एंड इसमें एकनाथ शिंदे जी ने इसको इनॉग्रेशन किया। टेक्सटाइल वैल्यू चेन में 2500 टन्स पर ईयर का रिसाइकल करने के बारे में ये प्रोजेक्ट है। एंड ये रिसाइकल जो है पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट से, इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ज्वाइन के साथ में लिया हुआ है वेस्ट कलेक्शन के लिए। ये जस्ट दो दिन पहले इसका इनॉग्रेशन हुआ। इनॉग्रेशन में तो प्रोजेक्ट लॉन्चिंग हुआ, अभी मार्केट प्रोडक्शन में आना बाकी है। ओके, नाउ रिसाइकल का प्रोसेस क्या है? जो कपड़ा पहले वेस्ट कपड़ा कलेक्ट करते हैं, उसको सॉर्टिंग करना पड़ता है। सॉर्टिंग मतलब मटेरियल वाइज क्या, अगर पॉलिस्टर है, कॉटन है, ब्लेंड है, ऐसा सॉर्टिंग करना है। कलर वाइज सॉर्टिंग करते हैं। उसके बाद ट्रिमिंग करते हैं। ट्रिमिंग में मतलब बटन, जिप वगैरह जो रहते हैं सब एक्सेसरीज को निकाल देते हैं। गंदा है तो उसको क्लीनिंग या वॉशिंग करना पड़ेगा। उसके बाद डिकंटामिनेशन और स्टेरिलाइजिंग करते हैं, क्योंकि दूसरे क्लॉथ में अगर कुछ कंटामिनेटेड है, किसी को डिसीज पर्सन है तो उन लोग पहना हुआ है, तो वो सब चीजें निकालना पड़ेगा। इट इज नॉट ए बिग थिंग, यूवी स्टेरिलाइजिंग कर सकते हैं। इसके बाद टियरिंग करके देन फाइबर को कन्वर्ट करते हैं। मैं जो अभी प्रपोज कर रहा हूँ, ये फाइबर कन्वर्शन करने के बाद हम बेचते हैं, हम मार्केटिंग करेंगे इसको। इट इज अवर प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट हमारा, ये फाइबर कौन लेता है? स्पिनिंग करने वाले कार्डिंग लेते हैं और उसको कार्डिंग, स्पिनिंग, वीविंग, गारमेंटिंग, मेडअप करते हैं।
या कभी कभी ब्लोरम में अगर मिक्स करना चाहते हैं तो ब्लोरम में मिक्स करके ब्लोरम कार्डिंग स्पिनिंग ऐसे जाते हैं। दूसरा रूट है कि नॉन ओवन में। अभी तक का वेस्ट से नॉन ओवन बहुत कम चल रहा है, बट ये एरिया रूट नंबर 2 जो है वो बहुत फास्ट पिकअप हो रहा है, क्योंकि नॉन ओवन अभी तक ज्यादा से ज्यादा सिंथेटिक मटेरियल से होता था, पॉलिएस्टर जैसा सिंथेटिक मटेरियल, पॉलीप्रोपिलीन ऐसा सिंथेटिक मटेरियल से होता था। अभी लोग उधर भी चाहते हैं कि नेचुरल फाइबर आ जाए या कुछ ब्लेंड आ जाए, सो दैट बायोडिग्रेडेबल मटेरियल इसमें भी ज्यादा हो जाए। तो वो हिसाब से ऐसा बिजनेस इंडस्ट्री भी ज्यादा आ रहे हैं जो हमारा फाइबर ले सकते हैं। तो अगर हमें बिजनेस चालू करते हैं तो कुछ चैलेंजेस क्या है। एक है सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग, क्योंकि ये मैनुअल सॉर्टिंग होता है, प्लस डिकंटामिनेशन के लिए यूवी रे डिकंटामिनेशन कर सकते हैं, प्लस यूवी एक ब्लेंड एंड मटेरियल आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज करता है, क्योंकि अगर पॉलिएस्टर कॉटन है समझ में नहीं आता है तो पॉलिएस्टर यूवी के अंदर पास किया तो हमें पता चलता है कि इसमें पॉलिएस्टर है या नहीं। इसलिए सॉर्टिंग में वो भी एक टेक्निक से कर सकते हैं। बाद में ट्रिमिंग है, जो भी उसमें मैं अभी पहले बता दिया था, जिप है और एलास्टेन है, लेबल्स है, बटन्स है, ये सब चीजें अलग करके सॉर्टिंग कर ट्रिमिंग करना है। उसके बाद क्लीनिंग। क्लीनिंग तो वॉश करके ड्राइंग करना है, तो वॉशिंग एंड ड्राइंग फॉर क्लीनिंग एंड ये अगर बहुत गंदा कपड़ा है तो ये जरूरत है। उसके बाद टीयरिंग है। टीयरिंग में हमें अच्छा मशीन लेना है तो ही हमें अच्छा फाइबर लेंथ मिलेगा, नेप्स कम होते हैं, क्योंकि हमें अच्छा क्वालिटी का फाइबर बनाना है। अच्छा क्वालिटी का फाइबर बनाना है तो उसमें हार्ड एंड्स बोलते हैं, मतलब जो धागा पूरा ओपन हुआ नहीं है वैसे धागा कम होना चाहिए, तब हमें इस यार फाइबर का अच्छा क्वालिटी मिलता है। और मशीन अच्छा नगर नहीं है तो बार बार आग लग जाता है, क्योंकि उसमें कुछ मेटल पीसेस भी अगर वेस्ट में आ गया वो स्पार्क होकर आग लग जाता है मशीन के अंदर। बट आजकल जो अच्छे मशीनरी आते हैं उसमें मैग्नेटिक सिस्टम यूज किया हुआ रहता है, सप्लाई का पॉइंट पे ही मैग्नेट लगा हुआ रहता है, इसकी वजह से सारा मेटल पार्ट्स को निकाल देते हैं, तो आग लगने का चांसेस आजकल के मशीन में बहुत कम है, इसलिए वो बड़ा इश्यू नहीं है। तो फिर इसमें फाइबर क्वालिटी हमें क्या मिलता है, तो बुटेसर जैसा स्पिनिंग में काम करने वालों तो अच्छा जानते हैं। 2.5% स्पैन लेंथ का अगर देखते हैं तो हमें 18 to 27 mm का फाइबर लेंथ मिल जाता है। ये प्रैक्टिकली हमने कर चुके हैं और मेरे पास वैसा फाइबर रिसाइकल किया हुआ फाइबर का सैंपल भी अवेलेबल है। नेप्स 800 to 1500 ये थोड़ा ज्यादा है। अगर हम तो मशीनरी अच्छा यूज किया तो हमें ये नेप्स का क्वांटिटी भी कम हो जाता है, नंबर भी कम हो जाता है। माइक्रोन एयर वैल्यू 3.5 to 4, ये इसलिए इसको 20-24 काउंट तक का स्पिनिंग करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है वर्जिन के साथ। अगर पॉलिएस्टर वर्जिन फाइबर के साथ ब्लेंड कर सकते हैं तो 30 का काउंट भी बना सकते हैं, जो हम नॉर्मल गारमेंट में क्लॉथिंग में यूज करते हैं। ये प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट का कॉस्ट ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ का है, क्योंकि इसमें मशीन का कॉस्ट है अराउंड 2.5 लाख का मशीन है, 2.5 करोड़ का मशीन है, क्योंकि मैं अच्छा क्वालिटी का मशीन इंडियन मेक का मशीन ही कंसिडर कर रहा हूँ। एंड प्रॉफिट पर केजी मैं 3 टन पर डे का प्रोडक्शन का कैपेसिटी कंसिडर किया हूँ। 20 रुपीज पर केजी मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा, मैं वेयर मिनिमम प्रॉफिट का काउंट कर रहा हूँ, उतना मिलेगा। सो इसकी वजह से हमें return on investment is just 2 years। एंड ये अगेन ये प्रॉफिट मार्जिन जो है, हम कौन सा वेस्ट लेते हैं और कौन सा प्रोडक्ट के लिए बेचते हैं, इसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है। मार्केटिंग, हमारा कस्टमर रहेगा स्पिनिंग मिल्स। स्पिनिंग मिल में आसानी से 20% तक ये वेस्ट फाइबर को उन लोग ब्रेक कुम्बर फाइबर बोलते हैं, ये ब्रेक कुम्बर फाइबर को मिक्स करते हैं, आज भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। एंड इसमें ज्यादा से ज्यादा ओपन एंड स्पिनिंग मिल्स ये फाइबर को ज्यादा यूज करते हैं, रिंग स्पिनिंग वाले भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कोर्सर काउंट करने वाले मिल्स ये फाइबर को मिक्स करते हैं। एंड साथ में क्या है, कभी कभी पॉलिएस्टर कॉटन अगर सही तरह से सेपरेट नहीं कर पाया और फाइबर में पॉलिएस्टर कंटेंट आ गया
तो फिर अनडाइड क्वालिटी में इसको बेच सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। और इसके अलावा कस्टमर्स रहेगा जो ब्लीच्ड कॉटन बनाते हैं, जो मेकअप रिमूव करने के लिए स्वाब्स होते रहते हैं, या सर्जिकल कॉटन में भी अगर 100% कॉटन है तो सर्जिकल कॉटन भी यूज कर सकते हैं। कॉटन नॉन वॉन भी आजकल बहुत बड़े स्केल में आ रहे हैं फॉर वाइप्स, स्पनलेस टेक्नोलॉजी में, जो वेट वाइप्स रहते हैं, ड्राई वाइप्स रहते हैं, मॉपिंग वाइप्स रहते हैं, ऐसे बहुत सारा वाइप्स है। बेड बाथ है, बेबी वाइप है, क्योंकि वाइप का मार्केट है मोर देन 1000 करोड़ का, बेबी वाइप का मार्केट है इंडिया में, तो भी बड़ा बिजनेस है। उसमें से उन लोग अभी तक पीवी यूज करते थे, अभी उन लोग भी कॉटन यूज करना चालू कर रहे हैं, एंड इसकी वजह से उधर भी इस फाइबर के लिए डिमांड रहेगा। टाइमलाइन, यस, नॉर्मली मशीन डिलीवरी 10 महीना लेता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी उसी हिसाब से है, तो फिर मोरले सब 2 साल के अंदर, 18 मंथ्स टू 2 ईयर्स के अंदर हम इसको प्रोजेक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी इस अनलिमिटेड रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी है, इसलिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। पूरा दुनिया चाहती है कि हम रिसाइकल का करना जरूरी है, बल्कि प्लस हर ब्रांडेड कंपनी आज चाहते हैं कि उनका जो प्रोडक्ट है उसमें से ज़्यादा रिसाइकल्ड फाइबर हो, तो इसलिए रिसाइकल फाइबर को भी डिमांड बहुत है। मैं रॉ मटेरियल का कॉस्ट क्या है डाला हूँ, इनटू ए रॉ मटेरियल कॉस्ट 30 to 50 रुपीज जो है ए लैंडेड कॉस्ट इन दी फैक्ट्री, एंड कन्वर्शन कॉस्ट बहुत कम है क्योंकि लाइन ऑफ मशीन्स बहुत कम है, तो 15 to 25 रुपीज पर केजी इज द कन्वर्शन कॉस्ट। सेलिंग प्राइस 60 रुपीज to 100 रुपीज, प्योरली डिपेंड्स ऑन आप लोग 100% कॉटन है या थोड़ा सा ब्लेंड है, क्या कंटेंट क्या है, या कलर्ड है, मिक्स है, इसके ऊपर है। सो इसकी वजह से इसका क्वाइट अ वाइड रेंज है इसका सेलिंग प्राइस में। नेट प्रॉफिट not less than 20%. एंड जैसे मैंने आप लास्ट सेंटेंस डाला हूं, दिस इज द फ्यूचर टेक्सटाइल बिकॉज ब्रांडेड कंपनीज पे प्रीमियम फॉर रिसाइकल्ड यार्न। अगर एक बेस्ट अच्छा एग्जांपल देना है, पॉलिएस्टर में रिसाइकल्ड पॉलिएस्टर बहुत मिलते हैं। उसमें रिसाइकल्ड पॉलिएस्टर मतलब जो रिसाइकल्ड जो पॉलिएस्टर बॉटल रहता है, वो डिस्कार्डेड बॉटल को लेके उससे फाइबर बनाते हैं, इसको रिसाइकल्ड पॉलिएस्टर नाम से बहुत चलता है। इस पॉलिएस्टर फाइबर को 4 साल पहले अगर हम देखें तो कम से कम वर्जिन फाइबर से 5 to 6 रुपीज पर केजी कम था, आज उल्टा हो गया, ये वर्जिन फाइबर से भी 5 to 6 रुपीज पर केजी ज्यादा हो गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि हर ब्रांडेड कंपनी चाहते हैं कि उनका प्रोडक्ट में रिसाइकल्ड फाइबर हो, एंड रिसाइकल्ड फाइबर पॉलिएस्टर इज द ओनली वन व्हिच इज अवेलेबल इजीली, इसलिए सब रिसाइकल्ड फाइबर का रेट बढ़ा दिए। आज वेरी रिसेंटली रिलायंस भी एंटर कर दिया इस सेक्टर में, पॉलिएस्टर का रिसाइकल बॉटल से पॉलिएस्टर यार्न बनाने का प्रोसेस में रिलायंस भी आ गया है। एंड थर्ड वन या ऑलमोस्ट 1 घंटा हो रहा है, मैं अनदर 10 मिनट में कंप्लीट करता हूँ। वेट एंड ड्राई वाइप्स, ये वाइप मार्केट जो है बहुत ही अट्रैक्टिवली इंडिया में प्रोग्रेस हो रहा है, एंड इसका ग्रोथ रेट भी बहुत अच्छा है। वाइप्स प्रोवाइड स्क्रबिंग एक्शन, अरे ओके, डेफिनेशन वगैरह उतना जरूरत नहीं। वाइप मतलब क्या है, क्लीनिंग के बारे में यूज करने वाला कपड़ा को हम वाइप बोल सकते हैं इन ए सिंपल फॉर्म। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्लीनिंग हाइजीन एरिया के लिए यूज करते हैं। इसमें टाइप्स ऑफ वाइप क्या है, बेबी पर्सनल केयर वाइप में बेबी वाइप, स्किन केयर वाइप, पर्सनल हाइजीन वाइप एंड पेट केयर वाइप। ये बेबी वाइप इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट है, इट्स मोर देन 1000 करोड़ पर ईयर। दूसरा है किचन वाइप, फ्लोर वाइप, फूड सर्विस वाइप एंड कार शू वाइप। इसमें किचन वाइप का बहुत ज्यादा डिमांड है, इसमें भी एक दो मेरा नया प्रोडक्ट मैंने डेवलप किया हूँ और उसको प्रमोट किया, तो बहुत ही अच्छा स्कोप इधर भी है। इंडस्ट्रियल वाइप में डीग्रीसिंग है, पॉलिशिंग है, इक्विपमेंट वाइप है एंड क्लीन रूम वाइप है। अच्छा, वन मोर प्रोडक्ट मैंने मिस कर दिया पर्सनल केयर वाइप में, वो बेड बाथ है। मेडिकल फील्ड हॉस्पिटल में जो बेड रिडन पेशेंट्स है,
या घर में बेड रिडन पेशेंट है, उनको स्पॉन्जिंग करने के लिए जो वाइप यूज करते हैं उसको बेड बाथ बोलते हैं। वो बेड बाथ बहुत ही लार्ज स्केल में आज कंज्यूम हो रहा है। एंड हॉस्पिटल में भी आफ्टर कोविड डॉक्टर्स भी आज उनका उन लोग भी क्लीन हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू वाइप यूज करना चालू किया है। एंड अनदर सेक्टर इज प्रोग्रेसिंग वेरी फास्ट इन पर्सनल वाइप इज इंटीमेट वाइप। लेडीज अपना पीरियड्स का पीरियड टाइम पे यूज करते हैं, उसको इंटीमेट वाइप बोलते हैं। दैट इज अनदर सेक्टर गोइंग वेरी फास्ट। ओके, क्यों वाइप यूज करते हैं? इट्स वेरी कन्वीनियंट, हाइजीनिक and easily disposable and cost wise it is affordable, क्योंकि डिस्पोजेबल जैसे आज पेपर नैपकिन इतना पॉपुलर हो चुका है, सो बट इट हैज पेपर नैपकिन का लिमिटेशन बहुत ज्यादा है। लेकिन वाइप में क्या है, आप एंटी माइक्रोबियल डाला हुआ रहता है, फ्रेशनर कंटेंट डाला हुआ रहता है, जो आपको एप्लीकेशन के हिसाब से जो कंटेंट जरूरत है उस टाइप का कंटेंट उसमें हम ऐड करने की वजह से इट इज मोर हाइजीनिक एंड कन्वीनियंट। ये बेबी वाइप का मार्केट 2018 में 270 करोड़ था एंड 6 साल में ये ऑलमोस्ट 4 गुना हो गया। दैट इज मोर देन 1000 करोड़ टुडे। टोटल मार्केट का वाइप का मार्केट मोर देन 2000 करोड़ है इंडिया में। ये ऐसा ऑटोमेटिक मशीन भी आते हैं, नॉन ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक मशीन भी आते हैं। सो इसमें एक बैक एंड में हम स्पनलेस नॉन वन का कपड़ा डालते हैं एंड उसको जो साइज में चाहिए वो साइज में काट के जो सॉल्यूशन में डालना है वो सॉल्यूशन में डाल के जो पैकिंग टाइप चाहिए, इंडिविजुअल चाहिए 10 का पीस होगा, 40 का पीस होगा, जो पीस नंबर ऑफ पीसेस पर पैक चाहिए उस हिसाब से पैकिंग होके बाहर पड़ जाता है ऑटोमेटिक मशीन में। मैनुअल मशीन में इसको पैकिंग तो मैनुअली होता है। अगर आप इस बिजनेस में एंटर करते हैं तो हमें टारगेट करना है बेबी वाइप, बेड बाथ जो हॉस्पिटल में यूज करते हैं वो वाला, किचन वाइप, पर्सनल वाइप में इंटीमेट वाइप बहुत फास्ट प्रोग्रेस हो रहा है इसलिए इंटीमेट वाइप, एंड कॉस्मेटिक वाइप। कॉस्मेटिक वाइप का फोकस इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आजकल लेडीज ज़्यादा मेकअप करते हैं एंड मेकअप भी आजकल इतना मतलब इंटेंसिव हो गया है कि उसको नॉर्मल कॉटन से निकालना मुश्किल होता है। उससे उससे कॉस्मेटिक वाइप ज़्यादा कन्वीनियंट होता है एंड इसलिए उस एक कॉस्मेटिक वाइप के लिए भी काफ़ी अच्छा डिमांड है। प्रोजेक्ट के बाद इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर देते हैं तो क्योंकि मशीन ऑटोमेटिक है प्लस स्मॉलर साइज है, इसकी वजह से जगह बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। मैं 10,000 तक बिल्डिंग इसलिए रखा हूँ कि एक्सपेंशन के हिसाब से, अदरवाइज उतना जरूरत भी नहीं है। मशीन कॉस्ट 2 करोड़ फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन अगर यूरोपियन मेक होता है, अगर अदरवाइज 1.25 करोड़ में चाइनीज मशीन मिल जाता है। इंडियन मशीन अगर ऑटोमेटिक मशीन भी लेते हैं तो 1 करोड़ के अंदर मिल जाएगा। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट इज अराउंड 3 करोड़। रॉ मटेरियल कॉस्ट 1 रुपये पर पीस, कन्वर्शन कॉस्ट 15 पैसे to 25 पैसे and selling price is 2 rupees and selling to the wholesale dealers, होलसेलर के लिए। अगर रिटेल प्राइस इसका 3 रुपए के आसपास रहता है, बेटर बात का तो और भी ज्यादा है। सो अगर फुल स्केल में अगर इसका चलता है तो 1 साल के अंदर 10 करोड़ का टर्नओवर होता है, 20% प्रॉफिट मार्जिन। हाउएवर इसमें बड़े कंपनीज अगर हम देखते हैं जो मार्केट में अभी फिलहाल है, जॉनसन एंड जॉनसन है, हिमालय एंड टूलिप, इन लोग ज्यादा से ज्यादा बेबी वाइप कैटेगरी में है प्लस बेड बाथ में है। इसके अलावा पैम्पर्स, मामी को जो बेबी डायपर बनाते हैं, इन लोग बेबी डायपर के साथ साथ बेबी वाइप्स भी बनाना चालू किया। और आजकल स्टार बाजार है और ऐसा चेन ऑफ स्टोर्स वाले हैं, उन लोग भी OEM सिस्टम में अपना अपना वाइप्स मार्केट में लेके आए हैं। सो मार्केटिंग करना है तो बेबी वाइप, बेड बाथ में ऑलरेडी बोल चुका हूँ। इसमें क्या है, एडवांटेज क्या है, ये बेबी वाइप
एंड बेड बाथ, ये ज़्यादा हॉस्पिटल में हम इसको सेल कर सकते हैं। होटल्स में पर्सनल केयर वाइप का ज़्यादा डिमांड मिलेगा। किचन प्रोडक्ट्स को एक नया आइटम है, इसको हम डेवलप किया तो डीलर्स के थ्रू हम मतलब इसमें एफएमसीजी सेक्टर का मार्केटिंग चैनल लगता है, वो सेक्टर के थ्रू हम बेच सकते हैं फेशियल। तो इसमें मैं पूरा गाइडेंस दे सकता हूँ कि मार्केटिंग चैनल कैसे होना है, कैसे करना है, कैसे सेटअप करना है वो, और कुछ डीलर्स का इंट्रोड्यूस भी मैं करके दे सकता हूँ। बट दिस नीड्स ए वेरी अग्रेसिव मार्केटिंग टीम। ओके, मैं कंप्लीट हैंड होल्डिंग मैं दे दूंगा, जो डायरेक्ट फ्रॉम टेक्निकल प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन से चालू करके कंप्लीट मार्केटिंग तक हैंड होल्डिंग मैं दे सकता हूँ। इसके अलावा अगर आपको चाहिए तो पॉलिएस्टर फाइबर का रिसाइकल का भी एक नया अच्छा प्रोडक्ट है। पॉलिएस्टर वेस्ट का मतलब जो पॉलिएस्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे रिलायंस है, इंडोरामा है, उन लोग ट्रिपल फाइबर बनाते वक्त लास्ट मशीन रहता है वो कटर है। वो कटर के पहले तो कुछ ना कुछ मशीन में प्रॉब्लम आए तो कुछ वेस्ट निकलता है, वो वेस्ट लेके उसको शॉर्ट फाइबर लेंथ में कट करके जो मार्केट में बेचते हैं, वो प्रोजेक्ट के लिए भी अच्छा डिमांड है। डॉट कोटेड इंटरलाइनिंग जो गारमेंट इंटरलाइनिंग है, नॉन ओन से अगर थोड़ा सा आपको एडवांस लेवल का प्रोजेक्ट चाहिए तो नॉन ओन फ्रॉम वेस्ट है, लेकिन ये सब चीज़ों में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। वुंड केयर प्रोजेक्ट जो है मतलब ड्रेसिंग पैड बोल सकते हैं। अगर कोई कट इंजुरी है, ऑपरेशन का अगर समझे सिजेरियन है या दूसरा कुछ इसमें कट ऑपरेशन हुआ है, उधर कट हुआ है कि स्किन को कट किए हैं, उधर ड्रेसिंग करना है, उस वक्त जो एक ड्रेसिंग पैड आते हैं, वो ड्रेसिंग पैड का मेरे पास एक इनोवेटिव आइडिया है, मैं पेटेंट फाइल कर चुका हूँ। उस टाइप का प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है, लेकिन इसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है, प्रोडक्ट बनाना भी ज़्यादा तकलीफ नहीं है। मेन इश्यू है कि इसमें मार्केटिंग चैनल हॉस्पिटल के साथ सेटअप करके हमें एंटर करना। हाईली एडवांस कैटेगरी में बुलेट प्रूफ जैकेट भी है, मैं वाटर फिल्टर के क्वाइंटिंग यूनिट भी बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट है, बट अराउंड 15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। स्पेशलिटी फिनिश प्रोडक्ट्स है, लाइक दैट मेनी अदर। अभी मेरे पास बात चल रही है कि कार एयरबैग का वीविंग के बारे में, और एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट का जो गारमेंट रहते हैं उसके लिए भी मेरा चल रहा है अपना डिस्कशन एक इंडस्ट्री के साथ। वैसे प्रोजेक्ट्स अलग अलग अवेलेबल हैं। ये मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल्स है। इसके अलावा मेरे पास ऐसे अलग अलग 30 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, एंड उसमें से अलग अलग टेक्नोलॉजी है, अलग अलग इन्वेस्टमेंट साइज है, वो कुछ बहुत ही नया प्रोडक्ट जैसे फ्लैशेबल नॉन वन है, तो ऐसा अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी है। बट मैंने जो आप लोग के लिए सेलेक्ट किया, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं बेसिकली मैं सेलेक्ट किया बाय कंसिडरिंग दी आपका मार्केटिंग पोटेंशियल और इन्वेस्टमेंट एबिलिटी, ये सब कंसिडर करके मैं जो पहला 3 प्रोजेक्ट है, स्कूल इन द इंडस्ट्रियल यूनिफॉर्म, रिसाइकल ऑफ टेक्सटाइल वेस्ट एंड सप्लाई ऑफ पॉलिएस्टर वेस्ट, ये प्लस वेट वाइप्स, मैं ये प्रोजेक्ट आपको इसलिए सेलेक्ट किया कि मेरे हिसाब से इसमें टेक्नोलॉजी बहुत हाई एंड नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग भी उतना कठिन नहीं है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट मार्केटिंग है, मार्केटिंग भी इजीली फिजिबल है। तो इसकी वजह से मैं ये प्रोजेक्ट आप लोग को सजेस्ट किया था। और आप अभी आई एम कंप्लीटिंग माय प्रेजेंटेशन, एंड अगर किसी को कुछ पूछना है, कुछ डिस्कस करना है, नाउ द फोरम इज ओपन। थैंक्स टू एवरीवन। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा थैंक यू इंफॉर्मेशन सर। दिया आपने, बहुत ही नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन आपने दिया हमें, और पहले ही आपने जताया कि हमारी जो कम्युनिटी है दैट इज रिलेटेड टू टेक्सटाइल बिजनेस, हमारे ब्लड में टेक्सटाइल है, या सही है, तो वो सही है, उसको कहीं आगे लेके जाना है। जो भी बाकी हमारी कम्युनिटी अभी
बाकी बिजनेसेस में या नौकरी में वगैरह चली गई है, लेकिन हम्म। those who are interested, we collect them and we start new venture under your guidance. डेफिनेटली सर। ये भी हम आगे थोड़ा सोचेंगे इसके बारे में। हम्म। तो मेरी सबसे एक दरख्वास्त है कि जिनको भी इस बिजनेस में इंटरेस्ट है, तो हमारे जो अनंत बुटे सर है, ही विल कोऑर्डिनेट ऑल दिस थिंग्स। ये हमारे साथ कोऑर्डिनेट करेंगे ये पूरा जो अपना वस्त्रोद्योग विकास जो योजना अपनी बनाई है, तो इसमें आप कोऑर्डिनेट कीजिए और हम जल्दी से दोज हु आर इंटरेस्टेड, हमारे जो मादम्बा महिला मंडल की कुछ महिला भी इसमें आ सकती है, उनको भी कुछ काम हो सकता है। बाकी हमारे सिक्योरिटीज जो है उसमें से भी कुछ मेंबर्स आ सकते हैं, शिवसेना प्रतिष्ठान से कुछ मेंबर्स आ सकते हैं, हमारा जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसमें से भी कुछ मेंबर्स इसमें जुड़ सकते हैं और हम एक नया वेंचर इसमें कलेक्टिवली चालू कर सकते हैं। आगे आगे जाके हम भट्ट सर से भी नॉलेज ले लेंगे। दिस इज नॉट सफिशिएंट फॉर अस, एक ही दिन में या एक घंटे में हम कुछ ज्यादा इसके बारे में नहीं जान पाएंगे। दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। करेक्ट। एंड अभी ये कहीं से भी ये शुरुआत हो गई है, दिस इज वन ऑफ द स्टार्ट। एंड शुरुआत जो होनी है दैट इज आज का सेशन हो गया ना आपका, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक शुरुआत के लिए। तो आगे आगे हम प्रोसेस को जरूर करेंगे। तो मैं आप सबको मेरी तरफ से धन्यवाद देता हूँ, और अगर कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। जिसको भी क्वेश्चंस पूछना है तो वो अपना हैंड रेज करें, मैं एक एक का नाम बोलूंगा और दे कैन आस्क देयर क्वेश्चन। सर आपका प्रेजेंटेशन ये कीजिए सर, शेयर स्क्रीन बंद कीजिए। हाँ। यस नकादे मैडम। Yes, sir. Good night, everyone. I am Dr. Shailesh Nakate. Here, sir. But, sir. Yes, sir. The presentation you have shared, it's an excellent one. I like it. I know that you are having a big confidence and you have done a lot of work. And thanks, sir. Thanks a lot. I have not fully attended, but whatever you have shared, it's a very good thing. I am working in one chemical industry who is doing the chemical business for the products of textile business. Tendering of the material, stiffening of the material, color, and brightness of that material. You may be knowing that Clariant Chemicals, previously it is the chemical, now it has sorted into another big manufacturing of this business. And we are in the sense our company is producing all these chemicals. And whatever you are shared, because the same thing we are doing at our level end. Whatever the waste which we are producing, we are recycling at every end. And nowadays, whatever sustainability which is required is a main target for the chemical industry, reducing the CO2 emissions as well as the water emission, all the resources we can say in shortly. And scope 1, 2, scope 1, scope 2, and scope 3, all these are having the market for that one, big value for that one. The product value depends upon the carbon emissions, how ton of the carbon emissions you have reduced. Correct. From that one, the business will be depending upon that one. I'm only interested on that, what you have shared for this one thing. Recycling of the material. Say, for example, all kinds of the cotton waste or whatever material. Are there many kinds of the businesses are running in India, or the specific in some of the regions where the industries are there? In the sense, textile industries are there, they are running. How it is we are correlating for that one? Because the collection, sorting, then transportation, it's a big actually problem. It is that collection from the sources
and transportation to the actual consumers. Say for example, if we are recycling, then transportation collection, it is a big gap for the communication. In my sense, you may be having the greater knowledge because you are in that field from last many years. So how would the position it is now in current business? Can you brief me on that one? Yeah. Thank you. So regarding the collection of the raw material that's used as a textile garment, okay, garment or any cloth, etc. अगर आप देखना चाहते हैं, the best way is to visit Panipat. Yeah. The imported these textile waste, they import it, or there are many dealers in Mumbai who import it, and all the way it goes to Panipat in Haryana. Okay. उधर उन लोग they convert into most of the various made ups, and right from bath mat to various products they convert and they export. Okay. And waste से waste to wealth अगर देखना है तो one should go to पानीपत and see it. मेरा कहना क्या है, अगर बॉम्बे से पानीपत तक जाके अगर ये बन सकता है, बॉम्बे से कोल्हापुर रीजन में क्यों नहीं आ सकता? Definitely, it's already existing, number one. And number two, यूरोप एंड अमेरिका से बहुत सारे ऐसा गारमेंट जाते हैं अफ्रीकन कंट्रीज में, and they resell it, okay, and but they cannot recycle there, क्योंकि अफ्रीका में टेक्सटाइल उस हिसाब से एस्टेब्लिशमेंट नहीं है. ओके, सोर्सिंग के हिसाब से अगर देखते हैं कि अगर हम बॉम्बे में जो इंपोर्ट करने वाले काफी डीलर्स हैं और अलग अहमदाबाद में भी अलग अलग जगह पे हैं, दैट इज वन सोर्स. एंड दूसरा जो है, इंडिया में बहुत जगह पे एकदम सस्ते चाइनीज मशीन लगा के रिसाइकल करने वाले चिचलकरंजी में भी है और अलग अलग जगह पे भी है, कुछ काफी सारे मिल में भी है, लेकिन देयर क्वालिटी इज नॉट गुड. ओके, अगर हमें शुरुआत में अगर चाहते हैं तो आप टेक्सटाइल मिल का आयरन हार्ड वेस्ट या वीविंग सेक्टर्स में फैब्रिक का वेस्ट, साइज रियान वेस्ट, ये सब चीजें भी शुरुआत में आप चालू कर सकते हैं. मशीन तो सेम रहने वाला है, ज्यादा फर्क नहीं. ओके, एंड एट द सेम टाइम पैरेलली यू कैन वर्क फॉर कलेक्टिंग द इंपोर्टेड वन. मैं इंपोर्टेड वन का शुरुआत में इसलिए बताया कि ऑलरेडी द चैनल इज एग्जिस्टिंग. ओके, अदरवाइज जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा था कि जो एकनाथ शिंदे जी ने जो बॉम्बे में फाउंडेशन स्टोन लगाए हैं और चालू कर रहे हैं, उन लोग 20 सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ एसएचजी के साथ जोड़ के कलेक्शन का प्रोसेस चालू कर रहे हैं. ओके, नाउ इन इंडिया देयर आर मेनी एनजीओस, उनका भी हेल्प लेके एटलीस्ट पुणे बॉम्बे जैसे बड़े या इवन कोल्हापुर एक ऐसे बड़े सिटी में इसका कलेक्शन सेंटर्स बना के हम कलेक्ट कर सकते हैं. दैट इज पॉसिबल. ओके, सो क्योंकि अभी मेनली लोग इवन हर एक व्यक्ति आज चाहता है कि रिसाइकल हो, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी के बारे में और एनवायरनमेंट के बारे में आज अवेयरनेस सबको है. एक मोमेंटम चालू करना है, बस इतना ही बाकी है. Okay. I will be with you in touch whenever you are having time. I am having time. We'll get in communication and we'll do that one. Sure. Yes, sir. Thank you. Okay. Next, Pandit. Hello. Hi, yes. Hello. Hi, yes, sir, please. भट्ट सर. हाँ जी. हाल फिलहाल में ही मैंने पानीपत में विजिट किया था. सर थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए आपके बारे में. मी प्रसाद नकाते इचलकरंजी हूँ. यस सर, यस. ओके सर. हाँ, मैं एक लास्ट 2 मंथ्स पहले मैंने पानीपत में विजिट किया था. वहाँ मैंने अभी जैसे आपने बताया कि वो साउथ कोरिया से और उधर अनदर यूरोपियन कंट्रीज से टी शर्ट्स का और ऑल ऑफ अदर काइंड्स ऑफ शर्ट्स का वेस्ट या फिर यूज्ड शर्ट्स वगैरह मंगाते हैं, उधर से एक्सपोर्ट करते हैं और उधर से उसको सॉर्टिंग वगैरह करके उसका ऑल ऑफ प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग, जैसे आपने बोला कि उसका जो स्टिच है, बटन है या उसको वो सब अलग करके
मैंने एक ऐसे प्रोजेक्ट को विजिट किया जिसमें मिलान जैसा यार्न बनाते, जैसे 30 मिलान हो या 15 मिलान हो, 10 मिलान हो, जो मतलब फैशन यार्न्स में अब आजकल मिलान का फैशन यार्न में ये बहुत यूज हो रहा है। तो मिलान यार्न का प्रोसेसिंग यूनिट पूरा मैंने उधर देखा, लेकिन एक उधर का एक प्रोसीजर ऐसा है, या तो आप वो जो एक्सपोर्ट करना है या तो बाहर से मंगाना है, आपको इंपोर्ट करना है, वो इंडिविजुअली आपको मंगाना पड़ेगा। मैंने उसका डिटेल निकाला। अपन अगर कोई कोऑपरेटिव या कोई ऐसी ये संस्था बना के वो उधर से मंगा नहीं सकते। उसको एक इंडिविजुअली फर्म्स के रिलेटेड का उस अगेंस्ट ही उसको उधर से सब मंगाना पड़ेगा, क्योंकि उसके जो प्रोसेस है, जो कस्टम्स की क्लियरेंस का वगैरह ये जो सब है, वो इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी वास्ट प्रोसेस। मिलता तो सस्ता इतना है कि इंडियन करेंसी में 750 रुपए में आपको कम से कम 100 केजी टी शर्ट्स मिलते हैं। इतना सस्ता मिलता है। हाँ, जिस यूनिट में मैं गया था उस यूनिट में साउथ कोरिया से पूरा एक कंटेनर टी शर्ट का आया था। सस्ता तो मिलता बहुत है, लेकिन ये जो मतलब प्रोसेस है वो इंडिविजुअली चालू करके करना पड़ेगा। तो मेरा सवाल ऐसा था कि अगर उस हिसाब से कुछ करना चाहे तो उसके बारे में आपका सपोर्ट क्या मिल सकता है मुझे? देखिए, अराउंड 6 years बैक मैं पानीपत विजिट किया था। आप तो रिसेंटली जाके आए। 6-7 साल पहले मैं पानीपत गया था। पूरा इसी काम के लिए गया था कि वेस्ट रिसाइकल के बारे में स्टडी करने के लिए। और उधर एक साउथ कोरियन मशीन हमें देखना था जो अच्छा क्वालिटी का फाइबर निकालता है, मतलब फाइबर क्वालिटी उसमें बहुत अच्छा आता है। वो देखने के लिए हमने गए थे। तो उस टाइम पे हमने जो स्टडी किया था उसके हिसाब से मैंने बताया कि आप इंडिविजुअली इंपोर्ट करना या संस्था कोऑपरेटिव भी बनाए तो उससे इंपोर्ट करना काफी मुश्किल है। बेस्ट वे इज जो डीलर्स रहते हैं वो डीलर के थ्रू मंगाना। ओके, सो आपको उस हिसाब से चैनल का ही लिंकअप करना पड़ेगा। नहीं तो क्या है कि आप यूरोप में या कोरिया में हो, जो इधर भी हो, जो डेवलप्ड कंट्री है, उधर जाके उधर का कलेक्टिंग सोर्स जो रहते हैं, क्योंकि उधर कलेक्ट करने वाले भी उधर ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री बहुत है, उनके साथ टाइप करना पड़ेगा। नहीं तो वो अगर टाइप खुद बिना बिल्डअप करके इंपोर्ट कर सकता है तो ठीक है। नहीं तो जो डीलर्स हैं, क्योंकि हम अहमदाबाद में भी डीलर से मिले थे, या ज्ञान हार्डवेयर से पकड़ के फैब्रिक का वेस्ट का सब अपने सप्लाई करते थे। ओके, सो वैसे किसी के साथ टाइप करना इनिशियली ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम उतना सारा मेहनत सोर्सिंग में लगा दिए तो हमें मार्केटिंग में उतना मेहनत नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए सोर्स के लिए कभी डीलर ज्यादा अच्छा है शुरुआत में, आगे होके डेवलप होते तो बढ़िया है। एंड जैसे आपने मिलांज का बताइए, एक्चुअली मैं गारमेंट टू गारमेंट कॉन्सेप्ट मेरा एक है, अलग है। उसमें मेरा तो ये था कि यूज गारमेंट लेके उससे यान बना के फिर वापस गारमेंट ही बनाने तक, बट वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किया। सर, 1 मिनट, आप जिस हिसाब से बात बोल रहे हैं कि उसको रिसाइकिल करके फिर से वीविंग करना है, दिस इज द ए टू स्टार्ट टू ए। लेकिन ये बहुत कॉस्टली है सर। नहीं, और इसमें हेवी इन्वेस्टमेंट है। मैं देखिए, इसलिए मैंने क्या किया, प्रोजेक्ट का कॉस्ट कम करके थोड़ा सा मार्केटिंग आसानी होने के हिसाब से मैंने सिर्फ फाइबर बेचने का बना दिया प्रोजेक्ट। हाँ, वो अलग बात है। फाइबर बेच सकते हैं, लेकिन अगर दोबारा से उससे वीविंग करना है तो ये बहुत वास्ट एंड डिफिकल्ट हो जाएगा और उसमें बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। इसलिए मैं वो आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। बड़े इंडस्ट्री है तो गारमेंट टू गारमेंट कॉन्सेप्ट देते हैं, उसमें फैशन डिजाइनर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे आपने बता रहे थे मिलान है ना, वैसे ही फैंसी यान, वैसे फैंसी यान को मैच होना, जैसा गारमेंट डिजाइन, ये सब कुछ करने से काफी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनेगा। मिलान इज नॉट वन सिंगल, बहुत कुछ बनाते हैं वो लोग।
उसमें Correct. समरकुल बनाते हैं, मिलाज Yeah. बनाते हैं, हम्म, नेप्स वाला बनाते हैं, सब स्पॉटेड बना नेप्स बनाते हैं, सब बनाते बहुत हैं। कुछ बनाते हैं, बहुत कुछ। हम्म, आपका जो सुझाया गया वो पहला जो प्रोजेक्ट है, जो कि इंडस्ट्रियल यूनिफॉर्म एंड स्कूल यूनिफॉर्म, हम्म, ये अच्छा है, क्योंकि ये इचलकरंजी में अगर कुछ लोग चाहे और थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके अगर कुछ करना चाहे, तो ये अभी आज के दौर में, जैसे आपने बोला कि ये छोटे छोटे क्लस्टर के हिसाब से अभी इधर बहुत लोग कर रहे हैं, हम्म। बहुत मतलब बहुत लोग कर रहे हैं कि जो पर्सनल बेसिस पे अपने स्कूल का जो देखिए कॉन्टैक्ट है उसमें। देखिए जो गारमेंट यूनिट बोल के अगर हम शर्ट्स एंड ट्राउजर या दूसरा कोई गारमेंट बना के अगर उस हिसाब से सोचते हैं ना, तो उस समय पे आपको एक अच्छा स्किल लेबर लगेगा। आप जरा सा जो जगह पे गारमेंट चलता है वैसे जगह पे आप रहना, मतलब यूनिट डालना पड़ेगा। अगर यूनिफॉर्म का देते हैं ना, आप जो जगह पे लेबर अवेलेबल है उस तरफ आप जा सकते हैं। क्योंकि अभी 2 साल पहले भी मैंने जब इचलकरंजी में कोशिश किया, तो वो कुछ गारमेंट इंडस्ट्री मुझे बोले सर लेबर मिलता नहीं है ना। आज हाँ, भी मेरा एक कराड़ में एक यूनिट है जिसने मेडिकल टेक्सटाइल का बनाता है, तो उनको भी लेबर मिलना मुश्किल हो रहा है। अभी एक्सपेंशन करना चाहता है लेकिन लेबर नहीं है। शायद ये कुछ दिन पहले वो बंद कर रहे थे क्या कराड़ वाले? नहीं नहीं, वो कराड़ का अलग है, वो मेडिकल टेक्सटाइल का अलग है, चालू है उनका। लेकिन मेरा कहना क्या है, ये यूनिफॉर्म का केस में जो जगह पे लेबर अवेलेबल है आप उधर डाल सकते हैं, आपको वो एडवांटेज रहेगा। हाँ, ये इचलकरंजी में लेबर मिल जाएगा, मिलता है, अभी गारमेंट तो बहुत हो रहे हैं इधर। या हम्म। ऐसे कराड़ साइड में भी अच्छा है, कड़ेगांव में भी मिलते हैं गारमेंट, और गारमेंट के लिए कड़ेगांव में भी मिल रहे हैं। और हम्म, दूसरा क्या है कि अभी एक सिस्टम ऐसा थोड़ा बहुत देखने को आ रहा है कि कोई जो गारमेंट यूनिट चला रहा है, वो हम्म, लोग क्या कर रहे हैं कि अगर चलाना है कोई 50-100 मशीन का यूनिट, तो हम्म, उधर के लोकल लेडीज को पहले आप एक 2-3 मशीन पे ट्रेनिंग यूनिट अलग से या बना रहे हैं, सही है और सही है। उनको ही फिर ज्वाइन अप करके अपने यूनिट में ले रहे हैं। हम्म, एक लेबर सोर्स पैदा करने का ये भी एक तरीका हो सकता है। करेक्ट। और ये अगर सोचा तो ये एक अच्छा अच्छा पर्याय हो जाएगा। जैसे आपके हिसाब से इसमें कंपटीशन बहुत कम है, कोई हम्म, बहुत लोग इसमें आना नहीं चाहते हैं। या और साथ में क्या है हाँ, कि ओके। एक ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री इस यूनिफॉर्म सेक्टर में नहीं है, इसकी वजह से नहीं है, आप नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं है। या हम्म। इसलिए पोटेंशियल और बहुत उसको अच्छा है। उसका उसका लगने वाला क्लॉथ है, वो भी आसानी से इचलकरंजी में अवेलेबल हो जाएगा। सही है। तो उसके लिए कोई इतना अहमदाबाद हाँ, वगैरह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या इससे जो अपना ग्रुप में ही जो वीविंग वाले हैं उनके साथ टाई अप करके सिर्फ कपड़ा बना दो, प्रोसेसिंग करा के ले लो, आगे गारमेंट बन जाएगा। वैसा भी हाँ, हो टाइप सकता है। टाइप का सिस्टम भी होके अपना ही ग्रुप को एक दूसरे को सपोर्ट भी हो जाएगा। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। चलो, ओके सर, ओके, थैंक यू सर। थँक्यू सर, थँक्यू. अजून कोणाला काही क्वेश्चन आहेत का? कुठे सर? सर आता तुम्ही बोलत बोलत बोलला PLI स्कीम सेंट्रल गव्हर्नमेंटने लागू केली आहे. ते PLI स्कीमचा बेनिफिट काय? आपल्या ग्रुपमध्ये आपण जर असं काही चालू केली इंडस्ट्री, तर त्याचं फायनान्शियल बेनिफिट काय मिळतोय का? PLI स्कीम आता PLI 2 येतील म्हणून असं सांगत होते, आतापर्यंत ते डिक्लेरेशन झालेलं नाही, डिक्लेअर केले नाही. PLI 1 जो होते ते दॅट वॉज ओनली फॉर बिग इंडस्ट्रीज. त्याच्यात मशिनरी इन्व्हेस्टमेंट रिक्वायरमेंट वॉज मिनिमम 100, 2 प्रकारचे होते. एक 100 करोडचा इन्व्हेस्टमेंट ओनली ऑन मशीन. दूसरा प्रोजेक्ट आहे ज्याच्यात 300 करोडचा इन्व्हेस्टमेंट आहे. ओके, and it was mainly for the synthetic textiles. असं म्हणून त्याचे जरा लिमिटेशन होते. and government is are planning for separate PLI for garment. आता so माझ्या अंदाजाने शॉर्टली मे बी विथिन 6 months PLI स्कीम फॉर गारमेंट याच्या शक्यता जास्त आहे. However, गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू फोकस मोर ऑन परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव. पूरी जो सब्सिडी सिस्टम होते ना,
मशीन टाकलं की 15% 30% कॅपिटल सबसिडी वगैरे, तो सुरुवात द्यायच्या पेक्षा दे विल गिव्ह इट बेस्ड ऑन हाऊ मच यू सेल मार्केटिंग, हाऊ मच यू परफॉर्म. दॅट मीन्स तुम्ही फर्स्ट इयर मध्ये किती मार्केटिंग करणार, सेकंड इयर मध्ये किती करणार, टर्नओव्हर तुमच्या थर्ड इयर मध्ये काय होईल, बेस्ड ऑन दी परफॉर्मन्स ऑफ प्रोडक्शन अँड मार्केटिंग और इन कंपनी टर्नओव्हर, दे विल गिव्ह द इन्सेंटिव्ह. दॅट काइंड ऑफ इन्सेंटिव्ह इथून पुढे गव्हर्नमेंट देईल. आणि स्टार्टअप इंडियाच्या अंडरमध्ये काय स्टार्टअप इंडियाच्या मोदी गव्हर्नमेंटने स्टार्टअप स्टार्टअप इंडिया म्हणजे कॉलेट्रल फ्री लोन मिळेल तुम्हाला. ओके. अँड नंतर जो बाकी जो इन्सेंटिव्ह लाईक टॅक्स बेनिफिट वगैरे वगैरे जो आहेत, जीएसटी बेनिफिट, हे सगळं मिळेल तुम्हाला. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीचा जो आहे तो काय म्हणतात तो ऑन ई टेंडरिंग मध्ये जो पार्टिसिपेशन वगैरे असतं ना, MSME रजिस्टर केले तर तो सगळं बेनिफिट मिळेल. ओके. त्याची डिटेल जर आपल्याकडे असले तर जरा घेतली तर बरं पडेल. काय म्हणते? उसके लिए तो MSME रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, सब जो फाइनल मतलब डिटेलिंग है वो सब करना स्मॉल स्केल पड़ेगा. इंडस्ट्री के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा. अगर स्टार्टअप है तो स्टार्टअप इंडिया के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा. तो स्टार्टअप इंडिया के अंदर रजिस्टर किया तो उसका पेमेंट वगैरह आपका वापस मिल जाएगा. बुटे सर, हॅलो बुटे सर, त्यासाठी स्टार्टअप हा, बोला. इंडियासाठी जर तुम्हाला स्टार्टअप इंडियासाठी जर तुम्हाला पूर्ण माहिती आणि फाईल करून देणार माणूस हवा असेल तर इचलकरंजीमध्ये एक व्यक्ती आहे अशी अवेलेबल, जी तुम्ही जर प्रोजेक्ट घेऊन आला तर त्याला लागणाऱ्या सगळ्या लिगल मदत ज्या आहेत तुमच्या, त्या सगळ्या तो करतो. जीएसटी पासून ते सगळं रजिस्ट्रेशन वगैरे इंडिव्हिज्युअली जे सगळं जे तुमचं गव्हर्नमेंट जे डॉक्युमेंटेशन वगैरे आहे त्याचं काहीतरी पर्सेंटेज आहे आणि तो तुम्हाला पूर्ण मदत ती करू शकतो. तुम्हाला हवा असेल तर सांगा, मी तुम्हाला तो नंबर त्याचा सेंड करेन. सध्या सर आजच्या जो व्याख्यानाचा हेतू ते जो आहे ना, तो आपण सर्वांनी एकत्र यायला पाहिजे. एकत्र येऊन एखादा प्रोडक्ट चूज करायला पाहिजे, एखादा प्रोजेक्ट निवडायला पाहिजे आणि त्याच्यानंतर मग त्या प्रोडक्टच्या अंडर खाली मग सगळं हे स्टार्टअप इंडिया, MSME, इतर काही बेनिफिट जे गव्हर्नमेंट कडनं काही सपोर्ट, सगळ्या गोष्टी मग हळूहळू होत राहतील. ऍक्च्युअली स्टार्टअप इंडियाच्या बद्दल सांगायचं असेल ना, से फॉर एक्झाम्पल आपला DKTचा पासआउट आहे, माझा मित्र सोलापूरमध्ये. त्यांना एक असं होतं की पैठणी साडी बनवायचं म्हणून. ओके. तो त्यांना पैठणी साडी बनवून एक प्रीमियम मार्केटमध्ये विकायचं सगळं बिझनेस मॉडेल वगैरे केलं, सगळं केलं. पण शेवटी त्यांना सिल्क विविंग करणारे विवर मिळालेले नाही. तो पैठणी पण तिथं पण जाऊन तिकडच्या हँडलूम विवर्सला बोलला की मी तुम्हाला पार्टनर म्हणून घेतो, राहायला एक फ्लॅट देतो, सगळं देतो, तुम्ही माझ्यासोबत या आणि विविंगचं काम तुम्ही तुमच्या फॅमिली वगैरे घेऊन ते चालू करूया. पण अल्टिमेटली ही कुड नॉट गेट. सोलापूरच्या होतो, सोलापूर याला कोणी तयार नव्हते. अँड इव्हन मी त्यांच्यासाठी बेंगलोर बाकी सगळ्या ठिकाणी पण प्रयत्न केलो, कोणी मला शेवटी विवर मिळालेलं नाही. सो म्हणजे कधी कधी स्टार्टअप म्हणून एक युनिक प्रॉडक्ट आपण सिलेक्ट केले ना, असले डिफिकल्टी पण येते. तर या सगळ्या गोष्टीतून डिस्कशन करत राहून आपण एखादा पहिल्यांदा संघटित होणं गरजेचं आहे या विषयासाठी, आणि ह्या संघटित झाल्यानंतर मग प्रोजेक्ट सिलेक्शन आणि मग पुढच्या सगळ्या गोष्टी. तर अजून कोणाला काही क्वेश्चन आहे का? तर वेळही भरपूर झालेली आहे. तर मी शेवटी चंद्रकांत भरमगुंडे सर, आमच्या शिवशरणात सेक्युरिटीचे अध्यक्ष, यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आजच्या ह्या कार्यक्रमाची आपल्या आभार प्रदर्शनांना सांगता करा. ओके. आज जे नवीन विषय घेऊन, एक वेगळाच विषय घेऊन आज आपल्याला भट सर लाभलेले आहेत. खरं तर आनंद बोटेंच्यामुळे आपल्याला भट सरांचं आज व्याख्यान आयोजित करता आलं. जे की एक उच्च विद्या विभूषित आहेत, IIT आहेत, डॉक्टरेट आहेत, की 40 वर्षाचा त्यांचा प्रचंड अभ्यास या क्षेत्रातला, आणि त्याचं ज्ञान त्यांनी आज आपल्याला खरोखर दिलेलं आहे. आणि नवीन एक विषय मी म्हणतो की आज मार्केटमध्ये बऱ्याच गोष्टी आहेत, पण बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट हा जो एक कन्सेप्ट आहे, म्हणजे त्यांनी आता सांगितल्यानुसार
वेस्ट पासून वेल्थ बनवणं हा एक त्यातला प्रॉडक्ट त्यांनी सांगितलं. 2-3 प्रॉडक्ट जे सांगितले, वाईपचा प्रॉडक्ट असेल किंवा युनिफॉर्मचा प्रॉडक्ट असेल, या 3 ह्याच्यात वेगवेगळे बिझनेस मॉडेल त्यांनी आपल्याला सादर केले. खरोखर सरांचं प्रचंड ज्ञान आणि त्याचं आवाका हा त्यांच्या बोलण्यातून लक्षात आला. त्यांनी जे आपल्या कुरवीन शेट्टी शिवशरण समाजासाठी जे काय वेळात वेळ काढून आज आपल्याला योग लेक्चर दिलं त्याबद्दल शिवशरणात प्रतिष्ठानतर्फे आणि सर्व त्याच्या सबसिडिरीजच्या तर्फे मी त्यांचं व्यक्तिशः आणि समाजाच्या वतीनं शतशः आभार मानतो. त्याचबरोबर धन्यवाद. त्याचबरोबर आज हे व्याख्यान आयोजन करायला खरोखऱ्यात सिंहाचा वाटा म्हणलं तर बुटे साहेबांचा आहे. त्यांचंही समाजाच्या वतीनं मी आभार व्यक्त करतो. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट की हे सगळं जुळवून आणणं म्हणजे 1-2 गोष्टी व्यक्ती येऊन या सगळ्या गोष्टी साध्य होत नाही, तर या सगळ्यासाठी एक ग्रुप असणं पण गरजेचं होतं, जो की समाजाचा ग्रुपचं काम हे शिवशरणाच्या या प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून होते. ही एक खरोखर मोठी जमेची बाजू आहे. त्याकरता मी बोरेगिड्डे सर आणि शिवशरण प्रतिष्ठानचं पण या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. आणि आजच्या कार्यक्रमाला थोडी उपस्थिती कमी आहे, पण ज्या लोकांना इंटरेस्ट आहे ते सगळे या ठिकाणी जॉईन झालेले आहेत. नक्कीच आपल्या रेकॉर्डिंगच्या माध्यमातून पण तो आपल्याला कार्यक्रम इतरांच्या जे येऊ शकलेले आहेत काही कारणामुळे त्यांना बघता येईल. तर सर्व उपस्थित समाज बंधू भगिनींचं मी आभार व्यक्त करतो आणि आजचा कार्यक्रम आज इथं संपला असं मी जाहीर करतो. धन्यवाद. ओके, धन्यवाद.